हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका प्रगति वे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी का महा मैराथन सीरीज। इसमें हम करीब 2011 से लेकर के 2026 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं सारे पेपर को हम इसमें कवर करेंगे और लगभग 1200 प्लस सीडीपी के क्वेश्चंस हम इस सीरीज में करने वाले हैं। अगर आप सब इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सीडीपी में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कोई एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आज है हमारा पहला सेट होने वाला है। आपको डेली सुबह 7 बजे ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी। आप डेली हमसे 7 बजे सुबह में जुड़िएगा और इस सीरीज को करिएगा। आप सब सीडीपी में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से करिएगा। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइएगा। जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा, जिस भी चैप्टर में आपको डाउट होगा, उसको आप नोट करिएगा। उसका थ्योरी आप फिर से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये मिक्स सीरीज होने वाली है। इसमें सारे चैप्टर को कवर किया गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल आता है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली जो अवस्था है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे की जो पहली जो अवस्था होती है उसे हम संवेदी पेशीय अवस्था के नाम से जानते हैं। उसमें बच्चे की जो आयु होती है 0 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष की आयु मानी जाती है। इसमें बच्चा जो होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो देखिए, बच्चा जो होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक वो पहली अवस्था में होता है और इस अवस्था को हम संवेदी पेशीय अवस्था के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बालावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। तो देखिए, सबसे जो गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है वो होता है आपको किशोरावस्था के दौरान। यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता को डैश 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 सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मक, प्राथमिक, स्थिर या गौण। तो देखिए, आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है। ओके, यहाँ पर हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। डैश व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, रचनावादी और विकासवादी। तो देखिए, सीखने का जो सिद्धांत होता है जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर जो निर्भर होता है उसे हम व्यवहारवादी के रूप में जानते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पर क्वेश्चंस में ध्यान दिया करिए। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यानी कि निगेटिव पूछ रहा है। समझ के लिए शिक्षण को कौन सा इसमें से प्रदर्शित नहीं करता है। समाज, समानता और अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, नियम कैसे काम करते हैं इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो देखिए, परिघटना या अवधारणाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। यहाँ पर जो है हमारा समझ के लिए जो आकलन होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से विपरीत बच्चों के लिए सही नहीं है। यहाँ पर भी देखिएगा निगेटिव पूछ रहा है। यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा बच्चे में ये नहीं है। ये कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। तो आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे जो होते हैं वो चुनौती भरी कार्यों को पसंद करते हैं। यह बिल्कुल सही है। वे हमेशा सफल होते हैं। ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे हमेशा सफल हों, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। ये भी यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वे हमेशा सफल नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि वे हमेशा सफल ही हो। ओके, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ओके,
विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उन्हें समकक्षियों के साथ ही, उनके सहपाठियों के साथ ही क्लासरूम में ही बैठा करके शिक्षा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें क्लास से अलग, उन्हें स्पेशल उनको अकेले पढ़ाया जाए, यह ज़रूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा जो कि रॉन्ग है, और यहाँ पर रॉन्ग ही पूछ रहा है। ओके, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा इनमें लक्षण है जो पठन कठिनाई का नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव पूछ रहा है, और नेगेटिव और पॉजिटिव पे आप लोग ध्यान दिया करिए एग्जाम में। कई बार हम नेगेटिव को नहीं देखते हैं, पॉजिटिव आंसर टिक करके वहाँ पर चले जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में दिया करिए। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई होती है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई होती है, वर्ण एवं शब्द को पहचानने में कठिनाई होती है, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई होती है। तो देखिए, शब्दों और विचारों को समझने में जो कठिनाई होती है, पठन कठिनाई का ये लक्षण नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो देखिए, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की उनकी जो योग्यता होती है, ये नियम की ओर ये संकेत करती है। यहाँ पर हमारा सी इज राइट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लिए लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? यहाँ पर देखिएगा, निगेटिव पूछ रहा है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, ये भी राइट है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्य स्तरता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो यहाँ पर देखिए, नेगेटिव पूछ रहा है, तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ऐसा नहीं है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। रचनावाद कहता है कि दुनिया के बारे में जो बच्चा है अपना थॉट कैसे रखता है, वो दुनिया के बारे में कैसे सोचता है, अपने विचार कैसे रखता है, यही रचनावाद का सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पर हमारा जो डी है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ही विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। तो देखिए, सृजनात्मक जो वो शिक्षार्थी होते हैं जो चिंतन और समस्या समाधान में काफ़ी वे अच्छे होते हैं। यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या बौद्धिक विकास। तो देखिए, अवधारणा जो होती है, हम किसी चीज़ का जो अवधारणा होता है अपने दिमाग में बनाते हैं, अपने मानसिक क्षमता में किसी चीज़ का हम थॉट उत्पन्न करते हैं या किसी चीज़ का हम अवधारणा अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो एक प्रकार की बौद्धिक विकास है। ओके, यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत जो विद्यार्थी होते हैं एक दूसरे से वो विकास की जो दर होती है उनकी वो अलग अलग होती है, और विकास की दर में ही वे भिन्न होते हैं एक दूसरे से। हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। इसको भी देखते हैं। सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, ये भी सही है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास
विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो प्रभावित करता है, यहाँ पर ये राइट हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए सही है क्योंकि विकास के क्रम में शारीरिक विकास जो होता है वो सबसे पहले स्थान पर आता है, अन्य विकास भी साथ-साथ होता है। इसलिए शारीरिक विकास जो होता है वो अन्य विकास के साथ भी अंतः संबंधित है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके। इरफान खिलौनों को तोड़ता है, उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग-अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, ये सही लग रहा है। उसे समझाएँगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उस पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बच्चा अगर खिलौने के पार्ट पुर्जे को तोड़ता है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जिज्ञासु जो स्वभाव है बहुत ही एक्टिव है, तो हम उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में संचारित करेंगे। यहाँ पर हमारा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके। यहाँ पर देखते हैं बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अध्ययन शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो यहाँ पर देखिए उनके सामाजिक स्तर को हम शिक्षक के तौर पर नहीं पहचान सकते हैं, उनकी पृष्ठभूमि बच्चे का डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चे के हिसाब से हमें पढ़ाना है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा क्योंकि शिक्षार्थियों के भिन्न अध्ययन शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में ये जो होता है शिक्षक का एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण माना जाता है। ओके। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उनके समान लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कहना बहुत ही गलत है। ये एक प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है और हमारा ये राइट आंसर ये हो जाएगा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह कथन किस ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। तो ये एक प्रकार का सीखने का आकलन है। टीचर किसी क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और जब वहाँ से आती है तो अपनी कक्षा में उसी चित्र भ्रमण पर बच्चों के साथ वो चर्चा करती है। तो ये एक प्रकार का सीखने का आकलन है। ओके। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर ये मानव का सिद्धांत है। प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुत्क्रमिकता। तो यहाँ पर देखिए निरंतरता भी मानव विकास का सिद्धांत होता है। अनुक्रमिकता भी मानव विकास का सिद्धांत होता है। सामान्य से विशिष्ट भी मानव विकास का सिद्धांत है, लेकिन प्रतिवर्ती ये मानव विकास का सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो हमारा ये प्रतिवर्ती राइट आंसर हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित प्रायोजित योजना का उद्देश्य है उसको शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा की केंद्रीय में निःशक्त बच्चों को मुक्त विद्यालयों में भेजना चाहिए, ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालयों में भेजना चाहिए, नियमित विद्यालयों में भेजना चाहिए, विशेष विद्यालयों में भेजना चाहिए। तो निःशक्त बच्चे जो होते हैं जो एक प्रकार के शारीरिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उन्हें हम निःशक्त बच्चे कहते हैं। तो उन्हें नियमित विद्यालय जो नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के साथ उन्हें एक समान नियमित विद्यालय में भेजना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उन्हें विशेष
विद्यालय में भेजते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार का हीनता का भावना जो है उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम लोग उन बच्चों के काबिल नहीं हैं, उन बच्चों की हम बराबरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अलग बिठाया गया है। तो इसलिए हम उन्हें हमेशा नियमित विद्यालय में ही भेजेंगे। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। सीखना उस वातावरण को प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। सीखना उस वातावरण को प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मूल्यांकन जो होता है, असेसमेंट जो होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार करना चाहिए। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना चाहिए। शिक्षार्थी को उपलब्धि को मापना चाहिए। तो देखिए, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना चाहिए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रयास स्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अन्वेषण के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारियों को पूर्व जानकारी से जोड़कर सीखने को समृद्ध बनाता है। तो यहाँ पर हमारा डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये नई जानकारियों को पूर्व जानकारियों से जोड़कर सीखने में यह बहुत ही अच्छा होता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, विविधता का जो अर्थ होता है यही होता है कि बच्चे जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आते हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से आते हैं, इनको अगर हम संबोधित करना चाहते हैं एक टीचर के रूप में, तो हम विभिन्नता को स्वीकार करके और उसे महत्व दे करके करेंगे। बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे, ये भी राइट है। विभिन्न अधिगम शैलियों का समायोजित करके करेंगे, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड को निर्धारित करेंगे। तो देखिए, निर्देश देना और मानदंड निर्धारित करना ये यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। ये तीनों हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए बी सी तीनों ही हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी-धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वो किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए प्रयास कर रही है? सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। तो देखिए, यहाँ पर छुओ तथा अनुभव करो के यहाँ पर भाव आ रहा है, तो इससे यही पता चलता है कि जो शिक्षार्थी हैं वो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी हैं, यानी कि उन्हें आंखों में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उनके अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रयास स्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रहने के अवसर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के लिए अवसर देते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस
तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। शिक्षार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। यहाँ पर देखिए विशेष जाति और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, ये भी कहना गलत है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, ये सही है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचि का ध्यान नहीं रखती है। यहाँ पर सी और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। यहाँ पर देखिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक होते हैं। सृजनात्मक प्रश्न जो होते हैं उनमें बच्चा जो होता है उस पर अपने थॉट देता है, अपने विचार रखता है, अपने आप से वो सोचता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं जिसको कई प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है, इन्हीं के जो आंसर आते हैं वो सृजनात्मक तरीके से आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा निगेटिव पूछ रहा है, तो अधिगम से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं को हिस्सा लेने में प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए कहना चाहिए। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना चाहिए, ये सही है। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए कहना चाहिए, ये बिल्कुल ही नेगेटिव है। अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेना चाहिए, ये भी यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरीय और खेल, मौखिक प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर रचनात्मक आकलन के लिए सत्र जो परीक्षा होती है ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, यही हमारा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। दत्त कार्य जो होते हैं बच्चे के जो दैनिक कार्य जो होते हैं ये कराना चाहिए। प्रश्नोत्तरीय खेल भी खिलवाना चाहिए बच्चों से जिससे कि उनका मानसिक जो क्षमता होता है वो विकसित होता है। मौखिक कार्य भी कराना चाहिए बच्चे से, ये भी सही है। लेकिन सत्र जो परीक्षा होती है ये रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है, ये एक प्रकार के योगात्मक आकलन का उदाहरण है। इसमें बच्चे की योग्यता देखी जाती है। ओके, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए। शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए, सघन अभ्यास करने चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं, जो त्रुटियाँ रह जाती हैं, उनके निदान के बाद होना चाहिए समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप सबको आज की क्लासेस अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक दो लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी लोग नए देख रहे हैं इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ जो है हमारी कंटिन्यू डेली चलने वाली है और डेली सुबह 7 बजे आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सबका।